आज के इस लेक्चर में हम डाइजेशन के एसेसरी ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि एसेंशियली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा कंसीडर नहीं होते लेकिन डाइजेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, वैसे यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हम उसको कहते हैं ना जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है, जो इसको गट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर डाइजेशन को इजी बनाते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑर्गन्स आ जाते हैं जिसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। स्लाइवरी ग्लैंड को मैंने ग्रे इसलिए किया क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। यहाँ ये लिखा है कि एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वही होते हैं जो एसेंशियली मतलब पार्ट नहीं होते डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, लेकिन उनका डाइजेस्टिव एक्टिविटी में रोल है। अब इस पिक्चर में देखिए कि जो भी ब्लू कलर से लिखा है वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। सबसे पहले कौन सा है? स्लाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, फिर लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। ये 4 ग्लैंड्स है टोटल। लिवर की बात करते हैं तो लिवर एक एसेंशियल ऑर्गन है जो आपको कहाँ मिलेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में। मल्टीफंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो भी चीज इंटेस्टाइन में आई है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद है वो पहले लिवर में प्यूरिफाई होगा, फिर वो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस लिवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यही वजह है कि जब भी कोई लिवर की डिजीज होती है तो भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। रीनल डिजीज में तो इसलिए होती है ना क्योंकि यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रही होती है, लेकिन अगर लिवर की डिजीज हो तो भी प्रोटीन कम हो जाती है क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोडक्शन है। बायोकेमिकल प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों की कर रहा है ये, जैसे ये बाइल बना रहा है, उसके अलावा ये मल्टीविटामिन्स लिवर बनाता है। ठीक, और फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज यानी कि इसमें ग्लाइकोजन स्टोर करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट तकरीबन 1.5 kg होता है और ये बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ सिंक्रोनसली काम कर रहा होता है, मतलब कि यानी कि एक्सोक्राइन काम भी कर रहा होता है, एंडोक्राइन काम भी कर रहा होता है। ऐसी भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज की जाती है और ऐसी भी जो डक्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट की जाती है। जैसे एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये बाइल प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन की बात करें तो ये मल्टीविटामिन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, प्रोटीन भी इवन। ये पूरे का पूरा विस्ट्रल पेरिटोनियम से कवर होता है। सिर्फ इसका एक छोटा सा एरिया है जिसपे विस्ट्रल पेरिटोनियम मौजूद नहीं होती, उस एरिया को हम बेयर एरिया कहते हैं। ठीक है, जहां ये डायफ्राम से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। यानी कि अगर हम इसको साइड से देखें ना, लिवर इस तरह मौजूद है ना, अगर साइड से आप इसको देख रहे हैं यानी कि इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो जो डायफ्राम है वो उसके आगे भी आएगा, थोड़ा सा इसके पीछे भी आएगा। सिर्फ एक एरिया है जिसको मैं अभी येलो से मार्क करूंगी, इसको खाली छोड़ देगी। ठीक है, और जो डायफ्राम है उसके नीचे और लिवर के दरमियान जो एरिया होगा वहां पर क्या चीज मौजूद होगी? वहां होगी विस्ट्रल पेरिटोनियम। ठीक है, और उससे नीचे जो एरिया होगा वहां भी विस्ट्रल पेरिटोनियम होगी, बाकी विस्ट्रा होंगे, लेकिन येलो वाला एरिया खाली है जहां मत ना विस्ट्रल पेरिटोनियम है, डायरेक्ट डायाफ्राम कांटेक्ट में। ठीक है, उसको कहा है हमने बेयर एरिया। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो जो लिवर है वो प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, एपिगैस्ट्रिक एरिया में, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब आप देखें कि ये देखिए कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, ये एपिगैस्ट्रिक में है, और इसकी जो पॉइंटिंग सरफेस है, टिप है, वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जा रही है। कुछ पिक्चर्स में आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा इसको फ्लैंक तक भी ले जाते हैं। नॉर्मली इसका इतना स्पैन होता है। और जो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको हिपेटोमेगैली कहते हैं, लिवर का इनलार्ज होना, जो कि मल्टीपल डिजीजेस में होता है, ब्लड डिसऑर्डर्स में होता है, टाइफाइड में हो सकता है, लिशमेनियासिस में हो सकता है, उसमें लिवर इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। और उस टाइम हम लिवर को मेजर इस तरह करते हैं कि जितना भी इधर कोस्टल मार्जिन से नीचे आता है ना, उस हिसाब से हम मेजर करके बताते हैं कि 2 सेंटीमीटर बिलो कोस्टल मार्जिन, 3 सेंटीमीटर बिलो कोस्टल मार्जिन। ये इसका क्लिनिकल मेजरमेंट बताने का तरीका है कि उंगलियां रख के बताते हैं, और या फिर 2 फिंगर ब्रेथ बिलो या सेंटीमीटर नाप कर मेजरिंग टेप से। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे।
मैक्रोस्कोपी की बात करें तो लिवर के ऊपर एक फाइब्रस लेयर है, जैसे कोई भी पैरेन्काइमेटस जो सब्सटेंस है बॉडी में, जैसे लिवर है, जैसे लंग्स हैं, जैसे किडनी है, इनका अपना एक टफ कैप्सूल जरूर होता है। और जो लिवर का कैप्सूल है उसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। लिवर जो है ये राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है एक लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से, जिसका नाम है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये बिल्कुल मिड लाइन में नहीं होता। ठीक है, इसलिए राइट लोब जो है वो बड़ी होती है और लेफ्ट वाली लोब छोटी होती है। जो लिगामेंट है ना, मतलब समझिए डिमार्केशन का पॉइंट है दो लोब्स में। उसके बाद दो फर्दर एसेसरी लोब्स हैं, ठीक है, जो राइट लोब से अराइज होती हैं। यानी कुछ जगह पे आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि लिवर की 2 लोब्स हैं, कुछ जगह पे लिखा होगा लिवर की 4 लोब्स हैं, कुछ जगह भी लिखा होगा कि राइट की फर्दर 2 ब्रांचेस हैं। तो होती सब यही चीजें हैं कि राइट लेफ्ट है, और फिर राइट की 2 आगे एसेसरी हैं जिनका नाम है कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। ठीक, तो कॉर्डेट लोब की पहले बात करते हैं, ये कहाँ मिलेगी? ये अपर एस्पेक्ट ऑफ विसरल सरफेस। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं विसरल सरफेस का बता दूं। बच्चों, लिवर की ना 2 सरफेसेस हैं, आपको पता ना कि ऐसे सामने पड़ा होता है बॉडी में। ये जो ऊपर की तरफ है ना, ये वाली जगह, ये इसकी डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, क्योंकि उसके ऊपर डायफ्राम है। इसकी फिर जो नीचे वाली जगह है ना, जहाँ ये दूसरे विसरास के साथ, इंटेस्टाइन के साथ टच कर रहा होता है, इसको कहते हैं विसरल सरफेस। अब इसी येलो वाले को अगर हम उल्टा करके देखें तो इसके 2 पोर्शन बनते हैं ना, एक इसका अपर वाला पोर्शन है अपर विसरल सरफेस, और एक इसका लोअर विसरल सरफेस होगा। यानी कि इसी को हम उल्टा देख रहे थे इस वाली पिक्चर में, तो एक अपर और लोअर जिस तरह हो जाती हैं सरफेसेस। ठीक है, तो उनमें से जो अब कॉर्डेट लोब है वो इसके ऊपर वाले में मौजूद है, सी। ठीक है, और इसी के नीचे वाले में क्वाड्रेट लोब मौजूद है। इसकी पिक्चर्स आगे क्लियर करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए कि अगर लिवर को उल्टा करके देखेंगे तो ऊपर वाली तरफ क्वाड्रेट लोब है और नीचे वाली तरफ क्वाड्रेट लोब है। वापस आते हैं क्वाड्रेट लोब की तरफ। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये इंफीरियर वेना कैवा और एक फोसा होता है लिवर पे जो कि लिगामेंटम वेनोजम बनाता है, उसके दरमियान में मौजूद है। अब लिगामेंटम वेनोजम क्या चीज थी? कार्डिक डेवलपमेंट में पढ़ा था कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो मौजूद होते हैं, यानी फीटल सर्कुलेशन में होते हैं, लेकिन एडल्ट में मौजूद नहीं होते, वहां सिर्फ लिगामेंट बनकर रह जाते हैं। जैसे फीटस में एक वेसल थी जिसका नाम था डक्टस वेनोसिस। ठीक है, तो वो जो लिवर से सारा ब्लड लेकर जा रही थी हार्ट की तरफ, अब वो यहाँ क्योंकि एडल्ट में तो रेमिनेंट होगी तो लिगामेंट बनकर एग्जिस्ट करती है, उस लिगामेंट का नाम है लिगामेंटम वेनोजम। अब जहां पर वो मौजूद है, वो और इंफीरियर वेना कैवा के दरमियान जो राइट लोब का पोर्शन आता है विसरल साइड पे, उसको हम कॉर्डेट लोब कहते हैं। इसी तरह दूसरी लोब का नाम है क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट। ठीक है, ये जैसा मैंने बताया कि लोअर सरफेस पे मौजूद है विसरल सरफेस के। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर और एक और फोसा के दरमियान मौजूद है जो लिगामेंटम टीरीज बनाता है। लिगामेंटम टीरीज क्या चीज थी? ये फीटल अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट है। अगर आपको याद हो फीटल सर्कुलेशन, तो अम्बलाइकल वेन जो है वो, फीटल सर्कुलेशन मतलब अम्बलाइकल आर्टरीज हमने पढ़ी थी 2, और एक अम्बलाइकल वेन पढ़ी थी। जहां पर अम्बलाइकल वेन लिवर के अंदर इंटर होती है, अब वहां पर सिर्फ एक लिगामेंट रह जाता है, लिगामेंटम टीरीज, उसके और गॉल ब्लैडर के दरमियान ही। इस वाली पिक्चर को देखें तो ये देखिए राइट लोब का साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब कितना बड़ा है। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं सेंटर में से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के ही नीचे एक चीज है, इसका नाम है टीरीज लिगामेंट या लिगामेंटम टीरीज। इसको इस डायरेक्शन में आप यहाँ भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो चीज नोट करने की बच्चों, वो इंफीरियर वेना कैवा, देखें ये लिवर के अंदर इंटर हो रही है और ये इसको बैक साइड से दिखाया हुआ है। उसके बाद आप नोटिस करें कि यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था कि जहाँ लिगामेंटम टीरीज है वो, और जहां पर इंफीरियर वेना कैवा है, उनके दरमियान में एक जगह है जहां पर कॉर्डेट लोब है। तो खुद देखिए कि ये रही इंफीरियर वेना कैवा, ये वाली, और ये देखें कि ये लिगामेंटम टीरीज जो है उसकी वजह से दरमियान में अब जगह बनी है जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगाने वाली हूँ, वो है कॉर्डेट लोब। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जहां पर गॉल ब्लैडर है और उसके अलावा लिगामेंटम वेनोजम और इंफीरियर वेना कैवा के दरमियान जो है वो कॉर्डेट लोब है, और लिगामेंटम टीरीज और गॉल ब्लैडर के दरमियान में कॉर्डेट लोब है, ये वाली यानी कि। ठीक है,
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें मजीद तो जो कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब्स को सेपरेट करती है एक ट्रांसवर्स फिशर है जिसको पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। यहाँ पर यानी होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। एक ट्रांसवर्स फिशर है, जब यानी इस गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर को हम रिमूव कर देंगे तो हमें नजर आएगा कि ऊपर जो कॉर्डेट लोब है और नीचे कॉर्डेट लोब है उसको ये ऐसे सेपरेट कर रहा है ट्रांसवर्स फिशर, ठीक। ये जो पोर्टा हेपेटिस है ये उन सारी वेसल्स को, नर्व्स को और डक्ट्स को ट्रांसमिट करता है जो लिवर के अंदर या तो इंटर हो रही है या लीव कर रही है, अदर देन द हेपेटिक वेन्स, वो यहाँ नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो भी आर्टरीज हैं, जो भी नर्व्स हैं, जो भी डक्ट्स हैं गॉल ब्लैडर की, लिवर की अपनी, वो सब यहाँ से ट्रांसमिट होती हैं। जो कॉर्डेट लोब है बच्चों उसको एक यूनिक सेक्शन कहा जाता है लिवर का, इस वजह से कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको लेफ्ट और राइट दोनों हेपेटिक डक्ट ड्रेन करती हैं, ठीक है। वरना ये है ना कि लेफ्ट वाली को लेफ्ट हेपेटिक डक्ट करेगी लोब को और राइट लोब को राइट हेपेटिक डक्ट करेगी, लेकिन जो कॉर्डेट लोब है उसको लेफ्ट और राइट दोनों हेपेटिक डक्ट ड्रेन करेंगी और उसको दोनों ब्रांचेस यानी कि राइट और लेफ्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन दोनों सप्लाई करेंगी। इस पिक्चर में देखें, आपको ये तो याद होगा ना कि यहाँ पर था ये कॉर्डेट लोब है, ठीक है, और नीचे इसके ये रही कॉर्डेट लोब, ठीक है। इनके दरमियान हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स सेक्शन होना चाहिए जहां पर दोनों का एक तो सेपरेशन पॉइंट है, दूसरा सारी वेसल्स डक्ट यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये देखिए ये रहा पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये जो सारा एरिया है ना इसको हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। इसमें देखें, इसमें कॉमन बाइल डक्ट है, इसमें हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है और हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। यानी कि दोबारा मैं आपको एक दफा सर्कल कर दिखाती हूँ, इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन है, इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट है और इसके अंदर हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है। हमने ये पढ़ा था कि हेपेटिक वेन्स के अलावा जो बाकी सारे स्ट्रक्चर हैं वो इसमें से पास कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं लिवर के, तो जो लिवर के सेल्स हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मौजूद होते हैं लिवर के अंदर जिनको हम लॉब्यूल्स कहते हैं, और जो लॉब्यूल है वो लिवर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक। हर जो एनाटॉमिकल लॉब्यूल है वो हेक्सागोनल शेप यानी कि 6 एजेस वाली शेप है उसकी, और उसको एक सेंट्रल वेन ड्रेन करती है। यानी कि जैसे हम माइक्रोस्कोपिकली एसएनआई पढ़ा करते थे ना कि एसएनआई इस तरह होता था कि एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, जिसकी स्क्रीशन सेंटर में ड्रेन होती थी। यहाँ लिवर के केस में डिफरेंस ये है कि जो बेसिक यूनिट है वो एक तो हेक्सागोनल है यानी 6 एंगल्स वाला है, और उसके सेंटर में जो है ना वो डक्ट की जगह वहां पर एक सेंट्रल वेन है जो कि इस लोब्यूल को ड्रेन कर रही है, ठीक है। अब हेक्सागोन की पेरिफेरी पे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पोर्टल ट्राइएड कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर जो उसके पेरिफेरीज होंगी उसमें आपको एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेगी जिसका नाम होगा पोर्टल ट्राइएड। उसमें एक आर्टरी होगी, आर्टीरियोल, एक वेनियोल और बाइल डक्ट का पोर्शन होगा, ठीक है। आर्टीरियोल क्या चीज है? हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि लिवर के अंदर इंटर हो रही है। फिर एक वेन्यूल है, वेन्यूल किसकी ब्रांच होगा? वो हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच होगा जो लिवर में इंटर हो रही है। अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि आर्टीरियोल भी लिवर के अंदर इंटर हो रहा है और वेन्यूल भी, जबकि एक स्ट्रक्चर को ब्लड लाना और एक को ले जाना चाहिए। यहाँ डिफरेंस क्यों है ये चीज मैं आपको आगे इसकी सर्कुलेशन में बताऊंगी। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो वेन्यूल है वो भी इंटर कर रहा है लिवर के अंदर, ठीक है। बाइल डक्ट की बात करेंगे जो लिवर को लीव कर रही है, डिटेल से देखेंगे। पोर्टल ट्राइएड के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स और वेगस नर्व भी होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देने के लिए लिवर को। इस पिक्चर में देखिए यहाँ आपको एक जो बेसिक यूनिट है लिवर का यानी कि लॉब्यूल वो दिखाया गया है। देखिए इसकी आप हेक्सागोनल शेप को इसकी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके हर जो पेरिफेरी है, हर एज है, उस पर पोर्टल ट्राइएड मौजूद है जिसके अंदर आर्टीरियोल है, जिसके अंदर वेनियोल है, जिसके अंदर बाइल डक्ट का पोर्शन है, ठीक है। यानी होता यह है कि हर एक लॉब्यूल क्योंकि बाइल बना रहा है तो सेपरेट बहुत सारे बाइल से डक्ट्स जो हैं हर लॉब्यूल की अपनी, वो कलेक्ट करते 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 मेन डक्ट में लाएंगी,
जैसे कि समझें कि राइट लोब की बात करते हैं, राइट लोब के जितने भी लोब्यूल्स हैं सबकी बाइल डक्ट पहले इकट्ठे होकर राइट हेपेटिक डक्ट बनाएंगी, फिर वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर आगे फर्दर जाती हैं। अगर आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें याद होगा कि पिरामिड्स सब में सेपरेट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम थे, कलेक्टिंग सिस्टम्स थे, बाद में वो सारे वो इकट्ठे होते हैं आकर फिर रीनल पेल्विस तक आते हैं। इसी तरह लिवर में सेपरेट लोब्यूल्स हैं, हर एक में बाइल बन रही है, हर एक की अपनी डक्ट है जो उसको कलेक्ट करके फिर इकट्ठा कर रही है, फिर वो इकट्ठे लिवर से आगे ट्रांसपोर्ट होंगे। हेपेटिक डक्ट्स की बात करते हैं तो दो हैं, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट लोब ऑफ लिवर से आएंगी, ठीक है। और पोर्टा हेपेटिस में से गुजर कर जिसे डिस्कस कर रहे थे, और कहाँ इसके राइट एंड पे आकर कनेक्ट होकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी, यानी कि एक राइट साइड से आ रही है, एक डक्ट लेफ्ट साइड से आ रही है, फिर दोनों जो है ना वो कंबाइन होकर क्या बनाएगी, जो स्ट्रक्चर बनाएंगी उसका नाम होगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए राइट हेपेटिक डक्ट ये वाली, फिर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर दोनों कंबाइन जहां होती है उसको कहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और ये फिर डाउनवर्ड जाती है 1 इंच नीचे तकरीबन, और इसके राइट साइड पर आकर गॉल ब्लैडर की डक्ट ज्वाइन करती है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, और मिलकर फिर ये कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं एक दफा आपको दोबारा बताती हूँ, फिर जब हम लिवर इसका गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। ये चीज हमने देखी थी कि एक साइड से आती है राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट, दूसरी साइड से आ रही है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे ना तो इस टाइम ये कहलाएंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, CHD कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब क्योंकि राइट साइड पर नीचे यहाँ गॉल ब्लैडर भी मौजूद है तो गॉल ब्लैडर की भी एक डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, वो आकर इस वाली डक्ट में शामिल हो जाएगी। जब गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसका नाम सिस्टिक डक्ट था वो लिवर की कंबाइंड डक्ट जिसका नाम कॉमन हेपेटिक डक्ट था उसके साथ मिल जाएगी, तो इन दोनों को मिलाकर हम जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। यानी अभी हम गॉल ब्लैडर की डक्ट्स पढ़ेंगे तो उसको एक दफा फिर डिस्कस करेंगे। जो सिस्टिक डक्ट है यानी जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है और कॉमन डक्ट हेपेटिक डक्ट है उनके दरमियान में एक एंगल बनता है, यानी कि जो इधर से राइट साइड से गॉल ब्लैडर से आ रही है और ऊपर से जो लिवर से आ रही है ना, इनके दरमियान एंगल बनता है, और क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल है तो इसको हम सिस्टो हेपेटिक एंगल कहते हैं, ठीक। अब जो राइट फ्री मार्जिन है लेसर ओमेंटम का, अगर आप रिकॉल करें तो लेसर ओमेंटम कौन सा स्ट्रक्चर था जो स्टमक और ड्यूडेनम को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। जो राइट फ्री मार्जिन है लेसर ओमेंटम का उसमें कॉमन हेपेटिक डक्ट आपको कहाँ मिलेगी, राइट साइड ऑफ हेपेटिक आर्टरी में, ठीक है। और उसके अलावा ये जो डक्ट्स हमने मेन डिस्कस की इनके अलावा भी कुछ हेपेटिक डक्ट्स हो सकती हैं जिनको असेसरी डक्ट कहते हैं, और ये सिर्फ 15% लोगों में होती है, ठीक है। हर बंदे में जरूरी नहीं है मौजूद हो, अगर ये हो तो ये कहाँ से आएंगी, अगर ये मौजूद हो तो ये राइट लोब ऑफ लिवर से आएंगी, ठीक है। और फिर इनमें से जो 4 साइड्स मेंशन है किसी एक साइड में ओपन हो जाएंगी, या तो वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में ओपन होगी, या वो सिस्टिक डक्ट में ओपन होगी, या वो बाइल डक्ट में जाकर ओपन होगी, या फिर गॉल ब्लैडर में ओपन होगी, यानी इनको ड्रेनेज मिल जाती है। मतलब जरूरी नहीं उस मेन रूट से हो, किसी इनडायरेक्ट रूट से होती है, लेकिन होती उनकी बाइल भी ड्रेन हो जाती है। पिक्चर में देखें आप, यहाँ पर 2 चीजें नोट करेंगे। एक तो मैं आपको सिस्टोहेपेटिक एंगल के एक रिमाइंड कराऊंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि सिस्टिक डक्ट, ठीक है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो पिक्चर बनाई है इसमें ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम सिस्टो हेपेटिक एंगल कहते हैं, ठीक है। सिस्टो यहाँ सिस्टिक से और हेपेटिक यहाँ से, सिस्टो हेपेटिक एंगल। उसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो देखें कि ये जो हमने 2 पॉइंट्स लगाए हैं और उसके अलावा अगर लिवर की इंफीरियर सरफेस को कंसीडर करें तो ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी इसमें जो स्काई ब्लू वाला है वो क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर है, और एक साइड पे इसके सिस्टिक डक्ट है, एक साइड पे कॉमन हेपेटिक डक्ट है। इस सब को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसका नाम है कैलेट्स ट्रायंगल, ठीक है। कैलेट्स ट्रायंगल एक एरिया है जिसकी बाउंड्रीज इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर
सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इस वाले रीजन के अंदर आपको जो रेड स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये ब्लड वेसल है, ये सिस्टिक आर्टरी है, ये आपको इस ट्राइंगल के अंदर मिलेगी और सर्जरी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्जरी में आपको लोकेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हो, आपको उसकी ब्लड सप्लाई भी रिमूव करनी है, तो आपको फिर इस जगह के हिसाब से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी कि गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई कौन सी है। फिर आप उसको लाइगेट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग नहीं होती, यानी कम होती है, उस तरह नहीं होती जैसे होती है वेसल लाइगेट हो जाती बगैर बाइंड किए। लिवर की सर्फेसेस की बात करते हैं बच्चों, तो लिवर की एक्सटर्नल सरफेस जो है, मतलब उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक उसका डायफ्रेगमेटिक सरफेस एरिया है, एक उसकी विस्ट्रल सरफेस है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस वो है जिसको डायफ्राम कवर कर रहा है, यानी कि एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस, यानी कि अगर हम लोग लिवर को साइड से देख रहे हो तो इसके आगे भी आ रहा है डायफ्राम, इसके ऊपर भी आ रहा है इस तरह। ठीक है, तो ये सारी सरफेस जो है डायफ्रेगमेटिक सरफेस कहलाती है, और ये स्मूथ और कन्वेक्स है। आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि लिवर थोड़ा सा इस तरह करके मार्जिन उठाया हुआ बनाया होता है, क्योंकि लिवर भी कन्वेक्स है। ठीक है, और ये डायफ्राम के अंदर पूरा पूरा फिट होता है, लिखा हुआ है फिटिंग स्नगली, यानी पूरा पूरा फिक्स हो जाता है आकर। उसके अलावा फिर यहाँ लिखा हुआ है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है डायफ्राम की, वो उस पे विस्ट्रल पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, और ये डायफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इस वाली जगह को हम फिर बेयर एरिया कहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। फिर विस्ट्रल सरफेस की बात करते हैं। विस्ट्रल सरफेस जो है वो पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस है लिवर की। ठीक है, पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस है। विस्ट्रल सरफेस की बात करते हैं कि पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस है लिवर की, जो फोसा है जहां पर गॉल ब्लैडर लोकेटेड है और पोर्टा हेपेटिस है, इन दो जगहों को छोड़कर सारी विस्ट्रल सरफेस पर पेरिटोनियम मौजूद है। ठीक है, कौन सी जगह पर नहीं मिलेगी? जहां पर गॉल ब्लैडर का फोसा है और जहां पर पोर्टा हेपेटिस है। ठीक है, ये जो सरफेस है इसमें प्रॉपर मोल्ड्स बने हुए हैं उन ऑर्गन्स के जो लिवर को सराउंड करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि लिवर के नीचे किडनी है ना, जहां पर उस जगह पर किडनी का ऐसे मोल्ड बना होगा, जहां कोलॉन गुजरनी है वहां कोलॉन का मोल्ड बना होगा। ठीक है, और ये वाली सरफेस इसी वजह से इरेगुलर है और फ्लैट है। ठीक है, अब जिन स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आती है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो राइट किडनी है, राइट एड्रीनल ग्लैंड है, राइट कॉलिक फ्लेक्सर है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर, इसोफेगस और स्टोमिक है। इन सारे स्ट्रक्चर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब इस पिक्चर में आप इन सब चीजों को ट्रेस करेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है और ये वाली राइट लोब ऑफ लिवर है, ये वाला एरिया सारा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वाड्रेट लोब नजर आएगी और क्वाड्रेट लोब है। अब यहाँ पर आप इंप्रेशंस को देखें, तो इंप्रेशंस को जो है मैं ब्लू से मार्क करूंगी। ठीक है, इसोफेगस का इंप्रेशन देखें, इसोफेगस से पाइप की तरह गुजर रही है ना, तो इसोफेगस का इस तरह का इंप्रेशन है यहाँ पर। उसके अलावा ये देखें कि साथ साथ स्टमक शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे इसोफेगस इस तरह आ रही है, फिर देन स्टमक होता है, उसके ऊपर लिवर पास कर रहा होता है इस तरह। तो फिर ये देखें, ये जो जगह है सारी ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, यानी कि स्टमक का इंप्रेशन। आप इसको इस तरह अपने माइंड में सेट करें कि आपने इसको फ्लिप करके सीधा करके रखा है और ये स्टमक और इसोफेगस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें नोटिस करें रीनल इंप्रेशन, कि जहां राइट किडनी होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी से ऊपर फिर सुप्राइनल ग्लैंड का भी होता है, लेकिन यहाँ लिगामेंट्स मेंशन्ड है। ठीक है, फिर देखिए कॉलिक इंप्रेशन है, कॉलिक इंप्रेशन यानी कि जहां से कोलॉन गुजरी थी। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला एरिया इरेगुलर है, फ्लैट है, क्योंकि इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका इंप्रेशन मौजूद है। ठीक है, लिगामेंट्स की बात करते हैं। लिवर के बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो लिवर को सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स से अटैच करते हैं, और इस सारे लिगामेंट्स क्या हैं? ये भी पेरिटोनियम के डबल फोल्ड्स हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, लिगामेंट का नाम है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट सिकल शेप्ड है। सिकल किस चीज को कहते हैं? दरांती जो होती है। ठीक है, जिस तरह का
घास काटने के लिए यूज होती है, ठीक है। सिकल शेप सेल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये जो लिगामेंट है ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करती है और एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन बनाती है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ लिवर। इसका ही जो फ्री एज है, निचला पोर्शन, वो लिगामेंटम टीरीज बनाता है जो कि अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है, ठीक। उसके बाद दूसरी जो चीज है यहाँ पर लिगामेंट्स में वो है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट के एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड्स हैं। ये क्या करता है, ये लिवर की सुपीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम से अटैच करता है और बेयर एरिया ऑफ लिवर को डिमार्केट करता है, यानी जहां बेयर एरिया वहां ज्यादा नहीं अटैच होगा, जहां ये एंड हो गया वो बेयर एरिया कहलाया। इसके दो फोल्ड्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, ये दोनों यूनाइट करेंगे और ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाते हैं, यानी बेयर एरिया इसके अंदर आ जाता है, ऊपर इसके आगे बेयर एरिया के एंटीरियर इसका पोर्शन है और बेयर एरिया के नीचे इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ट्रायंगुलर लिगामेंट्स क्या थे, राइट और लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स जो हैं ये दोनों कोरोनरी जो लिगामेंट था जिसके एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड्स थे ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन से बनेगा। वही फोल्ड्स जब लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे तो लेफ्ट वाला ट्रायंगुलर लिगामेंट बनेगा, वही एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड जब राइट पे जाएंगे तो राइट वाला लिगामेंट बनेगा, ठीक है। ये इसको लेफ्ट इसको राइट का है भी मैंने। फिर लेसर ओमेंटम का तो आपको पता है कि लिवर को लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक को फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से अटैच करता है। इसके में मौजूद है हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। वो क्या है, जो ड्यूडेनम से लिवर के दरमियान का लिगामेंट है, और हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है जो स्टमक से लिवर के दरमियान का पोर्शन है। और जो हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट था वो पोर्टल ट्रायड को सराउंड करता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, इनको स्पोर्टिंग लिगामेंट्स कहते हैं, जो लिवर को इंफीरियर वेना कैवा के साथ हेपेटिक वेन्स के साथ बाइंड करते हैं। फाइब्रस टिश्यू भी मौजूद होता है यहाँ पर। अब इस पिक्चर में सारे लिगामेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखिए फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये दरमियान में जो मौजूद है। इसको सिकल शेप क्यों कहा है, क्योंकि देखिए इस तरह अंदर की तरफ एम्बेड हो रहा है दो लोब्स के दरमियान, ठीक है। इसी का फ्री एज है जिसको हमने लिगामेंटम टीरीज कहा था। फिर अब कोरोनरी लिगामेंट को अगर देखें, ये देखें किस तरह ये, कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को अटैच कर रहा है सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर के साथ, ठीक है। ये आ गया कोरोनरी लिगामेंट। इसी की देखें बैक साइड पे कंटिन्यूएशन जो जा रही है, इसको लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कहा है। ये आपको मैं बैक साइड से दिखाती हूँ। उसके अलावा यहाँ एक चीज उन्होंने जिक्र की है, उसको उन्होंने लिखा है कोस्टल इम्प्रेशंस, यानी कि जो लिवर पे थोड़े बहुत मार्क्स लग जाते हैं ना जहाँ से रिब्स गुजरती हैं, उसको कोस्टल इम्प्रेशन मेंशन किया है। वैसे ये सब पिक्चर की हद तक मौजूद है, बुक्स में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये कि इम्प्रेशन होता है लिवर के ऊपर, रिब्स का कोस्टल सरफेस का इम्प्रेशन होता है। ये एक दफा पिक्चर रिविजिट करेंगे, लेकिन इस बार हम लिगामेंट्स पे फोकस करेंगे। हम एक बात कर रहे थे कि जो कोरोनरी लिगामेंट है जो कि डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस से लिवर की सुपीरियर सरफेस को कनेक्ट कर रहा था, उसके दो फोल्ड्स की बात की थी, एक उसका एंटीरियर फोल्ड था, एक उसका पोस्टीरियर फोल्ड था। यहाँ देखें कि ये एंटीरियर फोल्ड आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर फोल्ड आ रहा है। ये सारा क्या है, ये पोस्टीरियर फोल्ड है इसका, ठीक है। एंटीरियर फोल्ड एंड पोस्टीरियर फोल्ड। अब ये इसके बारे में लिखा था कि ये एरिया, ये लिगामेंट बेयर एरिया को डिमार्केट करता है, यानी बेयर एरिया इस लिगामेंट की एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड्स के दरमियान है, और यही एक्सटेंड कर कर फिर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाते हैं। अगर आप देखें इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ से फोकस दिखाऊं तो ये देखें पोस्टीरियर साइड इसकी, और इससे आगे वाली एंटीरियर साइड ऐसे पॉइंटेड एंड बना रहे हैं ट्रायंगल जैसा, और यहाँ पर लेफ्ट पे भी ऐसे इसकी एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड ये देखें ये बना रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और यहाँ पर राइट। हेपेटिक रिसेसेस की बात करते हैं। हेपेटिक रिसेसेस वो एनाटॉमिकल स्पेसेस थी जो लिवर और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान थी। इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्टिव फोकस हो सकते हैं, इन्फेक्शन कलेक्ट हो सकती है, एब्सेस बन सकती है। सबसे पहले जो यहाँ पर रिसेस है वो है सबफ्रीनिक या फिर सुप्रा हेपेटिक, ये दोनों एक ही चीज होंगी, क्योंकि जो चीज लिवर के ऊपर है वही डायफ्राम के नीचे होगी, ठीक है।
सब फ्रीनिक या फिर सुप्रा हिपैटिक डायफ्राम और एंटीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ लिवर के दरमियान राइट और लेफ्ट साइड पर डिवाइडेड होती हैं स्पेसेस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की वजह से। उसके बाद फिर सब हिपैटिक स्पेसेस है यानी लिवर के नीचे वाली स्पेस, ये सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट की डिवीजन है। इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रांसवर्स कोलॉन से ऊपर देखें तो लिवर मौजूद है, यानी कि अगर यहाँ पर लिवर है, नीचे ट्रांसवर्स कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन से ऊपर का सारा कंपार्टमेंट जो है वो सुप्राकॉलिक कहलाता है और नीचे वाला जो है इंफ्राकॉलिक कहलाता है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है जो लिवर और ट्रांसवर्स कोलॉन के दरमियान है, इसको उन्होंने सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट की ही सब डिवीजन कहा है, सब हिपैटिक स्पेस। ठीक है, ये जो पेरिटोनियल स्पेस है ये इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर और ट्रांसवर्स कोलॉन के दरमियान मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेस इस टाइम आपके डिस्कस करने की है वो है मॉरिसन्स पाउच। ये कौन सी जगह है? ये विस्ट्रल सरफेस ऑफ लिवर और राइट किडनी के दरमियान है। ये पेरिटोनियल कैविटी का डीपेस्ट पोर्शन होता है जब एक बंदा स्पाइन या फिर सीधा लेटता है। इसलिए जो पैथोलॉजिकल एब्डोमिनल फ्लूइड है वो यहाँ आकर जमा हो जाता है, या फिर एसाइटीज यानी जो एबनॉर्मली हाई जो कंटेंट होता है फ्लूइड का यहाँ आकर जमा हो जाता है एक बेड रिडन पेशेंट में। इन्फेक्शन का फोकस है इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, साइड व्यू से देखिए इनमें ये स्पेस तो सब हेपेटिक स्पेस ही लग रही है, बाकी दोनों रिसेसिस नहीं है। रिसेसिस और स्पेस में फर्क होता है थोड़ा बहुत। बच्चे देखिए स्पेसेस को यहाँ पर रिसेसिस के सेंस में ही लिया हुआ है। स्पेस दो चीजों की स्पेस का मतलब स्पेस का मतलब एक सब खास हेपेटिक तो सेंस हो में गई लेकिन ना मैम, सब हेपेटिक तो सुपरफिशियल है, ये रिसेस नहीं है जो थोड़ी सी डीप हो, जैसे ये सब फिरेनिक रिसेस आएगी और मॉरिसन पाउच या इसका बच्चे जब ये लाइंग पोजीशन दूसरा में नेम होती भी है ना तो रहेगा। क्योंकि पीछे से देखें लिवर और डायफ्राम के दरमियान विस्ट्रल पेरिटोनियम की जगह स्पेस बन रही होती है, इस वजह से पॉकेट होती है। ये डेप्थ का फर्क हो सकता है दोनों में, रिसेसेस ज्यादा डीप हैं, स्पेसेस कम डीप हैं, लेकिन होती ये पॉकेट लाइक ही हैं, कलेक्शन कर सकती हैं, इसलिए इनको फिर रिसेसेस ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी जी को डिस्कस करते हैं। डीपेस्ट पोर्शन कौन सा है? मॉरिसन्स पाउच। इस पिक्चर में साइड से देखिए, ये देखिए सब फ्रीनिक रिसेस है, ये सब फ्रीनिक स्पेस देखिए। अब इसमें आप यहाँ पर मैं आपको एक दफा दोबारा लगा कर दिखा, देखें कि ये जो जगह है ना, ये क्या है? ये पेरिटोनियम के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बन रही है। अब है तो ये कलेक्ट करने की जगह ही है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको सब फ्रीनिक रिसेस का है। फिर सब हेपेटिक जरा ज्यादा बड़ी जगह है, ठीक है, और इस वाले में खैर से मॉरिसन पाउच नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मॉरिसन पाउच को। ठीक है, मॉरिसन पाउच को हम क्या कहते हैं? और सुप्रा हिपैटिक रिसेस भी कहते हैं, राइट सुप्रा हिपैटिक रिसेस, ये मॉरिसन पाउच को कहते हैं। अब आप देखें कि सॉरी ये वाली नहीं थी, ये हिपेटोरीनल रिसेस कहते हैं, हिपेटोरीनल, क्योंकि ये लिवर और किडनी के दरमियान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये रही किडनी, ये रहा लिवर, और ये रही इनके दरमियान की स्पेस, हिपेटोरीनल रिसेस या मॉरिसन पाउच। आर्टीरियल सप्लाई वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो हमने एक चीज अभी डिस्कस करनी थी कि वेन्यूल्स भी लिवर के अंदर इंटर हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे अब आपको पता चलेगा। लिवर की ना एक यूनिक डुअल ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि एक तो वो ब्लड है जो इसको खुद को सप्लाई हो रहा है, और एक वो ब्लड है जो इसकी इसलिए सप्लाई हो रहा है कि ये डिटॉक्सिफाई करे। जैसे हार्ट में था ना कि हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई थी, कोरोनरी सर्कुलेशन, फिर वो ब्लड था जो हार्ट के अंदर आ रहा था, जो हार्ट ने पंप करना था। उसी तरह लिवर को अपनी ब्लड सप्लाई आएगी हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से, यानी लिवर की अपनी जो न्यूट्रिशन के लिए, और फिर हिपैटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन वाला ब्लड इसके अंदर लेकर आएगी कि लिवर उसको फिल्टर करे और फिर उसको इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज दिया जाए। ठीक, हेपेटिक पोर्टल वेन की बात करते हैं तो ये क्या करती है? पार्शियली डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है और जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डोमिनेंट ब्लड सप्लाई है लिवर पैरेन्काइमा को, ठीक, और ये अलाउ करती है कि लिवर जो है ये आने वाले ब्लड में से सारी डिटॉक्सिफिकेशन या क्लैरिटी करे, उसमें से सारे टॉक्सिन्स रिमूव करके, हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव करके आगे ब्लड भेज दे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लिवर जो है वो बाईपास करता है, मतलब सारी सर्कुलेशन इसमें से गुजर कर इसलिए जाती है
अगर कोई भी चीज गट से डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती तो वो टॉक्सिसीमिया कर सकती थी। तो लिवर पहले उसको क्लियर करता है, वहां से क्लियरेंस मिल जाने के बाद गट वाला ब्लड सिस्टेमिक सप्लाई में शामिल होता है। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो ये इसकी हेपेटिक वेन्स है, ठीक है। अब जो हेपेटिक लोब्यूल्स से उनकी जो सेंट्रल वेन्स थी वो सारी मिलकर कलेक्टिंग वेन्स बनाती हैं, फिर वो हेपेटिक वेन्स बनाती है और ये हेपेटिक वेन फिर इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होती है, ठीक है। यानी हमने पढ़ा था ना कि लोब्यूल के सेंटर में एक सेंट्रल वेन है, वो सारी हर लोब्यूल की वेन इकट्ठे होगी और कलेक्टिंग वेन बनाएगी, फिर कलेक्टिंग वेन इकट्ठे होकर हेपेटिक वेन्स बनाएंगी जो सब जाकर इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको मैं एक पिक्चर रिविजिट करवाऊंगी। इस वाली पिक्चर को आप लोग देखेंगे। एक मिनट से लास्ट ये वाली पिक्चर। अब आप इसमें देखें कि हेपेटिक वेन्स जो हैं वो कितने सारे पॉइंट्स अलग अलग आकर इसमें ओपन हो रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि हेपेटिक वेन्स मल्टीपल होती हैं, हर लोब्यूल से कलेक्टिंग वेन की शक्ल में बहुत सारी हेपेटिक वेन्स बनकर आ रही होती हैं, इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होती हैं, इसलिए मल्टीपल दिखाई हुई है यहाँ पर। नर्व सप्लाई की बात करते हैं कि जो लिवर का पेरेन्काइमा है उसको कौन इनर्वेट करता है, हेपेटिक प्लेक्सस है, ठीक है। इसके अंदर सीलियक प्लेक्सस से आने वाली नर्व्स हैं, वेगस नर्व के फाइबर्स हैं, और ये लिवर में कहाँ से इंटर होते हैं, पोर्टा हेपेटिस के साथ। हमने डिस्कस किया था कि पोर्टा हेपेटिस में वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं और लिम्फेटिक्स भी हैं, ठीक है। और जिसका कैप्सूल है जिसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको इनर्वेशन लोअर इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है, और अगर ये कैप्सूल डिस्टेंड होता है तो शार्प और वेल लोकलाइज पेन होता है। कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में। ये डिस्टेंड होने की वजह क्या होगी, जब भी लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन होगी और उसका साइज इंक्रीज होगा तो उस टाइम ये कैप्सूल डिस्टेंड होगा और पेन प्रोड्यूस करेगा, शार्प पेन, ठीक है, जैसे कोई चीज चुभ रही होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर की वो हेपेटिक लिम्फ नोड्स में, और फिर ये लेसर अमेंटम के अलोंग जो है जाकर अल्टीमेटली सिस्टर्ना कैलाई में ड्रेन करते हैं, ठीक। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर की जो ड्रेनेज है वो फ्रीनिक यानी कि डायफ्राम के और पोस्टीरियर मीडिएस्टिनल नोड्स के साथ राइट लिम्फेटिक और थोरेसिक डक्ट्स में जाती है। अगेन जीआईटी की डिटेल्ड सप्लाई हम पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये elongated पीयर शेप्ड सैक है जिसके अंदर 30 से 50 ml कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी किस लिए, बाइल को स्टोर करने के लिए जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा था। ये क्या काम करता है, ये बाइल को स्टोर करता है और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके बाद ड्यूडेनम में एलिमिनेट करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है बाय इट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी इसका काम बाइल प्रोड्यूस करना नहीं है लेकिन बाइल की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करना, बाइल की एलिमिनेशन को मैनेज करना गॉल ब्लैडर के अंडर है। इस पिक्चर में देख सकते हैं पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, लिवर के नीचे मौजूद है। एनाटॉमिकल रिलेशंस ये हैं कि ये पूरे का पूरा पेरिटोनियम से कवर होता है और ये विस्ट्रल सरफेस ऑफ लिवर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। उसके अलावा इसके आगे जो है वो लिवर का इंफीरियर बॉर्डर आएगा और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। इसके पीछे ट्रांसवर्स कोलन और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम मिलेंगे और नीचे इसके बिलियरी ट्री है और ड्यूडेनम का पोर्शन है। बिलियरी ट्री क्या चीज है ये हम आगे देखते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने इसकी कैपेसिटी का जिक्र किया था कि 30 से 50 ml है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से आगे लाई करता है। इसके पार्ट्स 3 हैं, इसकी फंडस है, बॉडी है और नेक है। फंडस क्या चीज है, डिस्टल पोर्शन है। ये अभी इन्होंने डायरेक्शन चेंज करके बताई हुई है, इससे सबसे ऊपर लग रहा है क्योंकि होता वैसे ये इस डायरेक्शन में है ना, तो ये समझाने के लिए बताया हुआ था कि हम डक्ट्स को फिर क्लियर कट दिखा सके। तो फंडस कौन सा वैसे पोर्शन है, राउंडेड और डिस्टल पोर्शन है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। और ये कहाँ प्रोजेक्ट करता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर की तरफ मिड क्लेविकुलर लाइन में, यानी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है लिवर के नीचे। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी है। जो बॉडी है लिवर गॉल ब्लैडर की वो इसका लार्जेस्ट पोर्शन है। ये कहाँ मिलेगा, पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर में, ट्रांसवर्स कोलन और सुपीरियर ड्यूडेनम के पीछे मिलेगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम नेक
ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी कि इस तरह वाला पोर्शन, यहाँ पर नेक होती है, ये टेपर होती है, टेपर का मतलब यानी कि थिन होती जाती है ताकि ये सिस्टिक डक्ट बने और फिर ये बिलियरी ट्री में जाती है। जो नेक है गॉल ब्लैडर की, उसमें एक म्यूकोजल फोल्ड होता है जिसको हम हार्टमैन्स पाउच कहते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर गॉल स्टोन आकर स्टक हो जाता है, और अगर गॉल स्टोन यहाँ हार्टमैन पाउच यानी यहाँ एंट्री वाले पॉइंट पर स्टक हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बाइल के फ्लो को रोकेगा ना, तो जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको कोलिस्टेसिस कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में से बाइल का फ्लो रुक गया है। कोलिस्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है ना इस चीज का स्टे होना, रुक जाना, ठीक है। इस पिक्चर में आप ये जगह देखेंगे, ये हार्टमैन पाउच होता है, ठीक है, थोड़ी नैरो जगह है और फोल्ड होती है, यहाँ फोल्ड्स के यहाँ पर स्टोन्स जो है वो स्टक हो जाते हैं। स्टोन बनते कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड बाइल की वजह से। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें, बाइल की कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले करती है। बिलियरी ट्री क्या चीज है? बिलियरी ट्री जो है ये डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डक्ट की एक सीरीज है जो न्यूली सिंथेसाइज बाइल को लिवर से लेकर गॉल ब्लैडर में स्टोर करवाती है पहले, और बाद में उसको फिर ट्रांसपोर्ट करती है ड्यूडेनम तक। यानी बाइल जितना पाथवे कवर करेगी ना, वो सारा प्रोडक्शन से लेकर रिलीज तक वो बिलियरी ट्री होता है। अब बाइल आपको पता है बनती कहाँ से? हेपेटोसाइट से। फिर इसको लिवर के दोनों लोब ड्रेन करते हैं कैनाल्स के थ्रू, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स में। ये डक्ट फिर दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, ठीक। कॉमन हेपेटिक डक्ट डिसेंड करती है गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ मिलती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये क्या करती है? बाइल को इन और आउट मूव कराती है गॉल ब्लैडर में, यानी कि पहले जब बाइल बन के आती है ना, तो वो इसी तरह सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर के अंदर जाती है, बाद में जब रिलीज करवानी होती है तो उसी से मूव करके फिर डिसेंड करके नीचे आती है, ठीक है। अब जहां पर सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट बाइंड हुए थे उसको मिलाकर कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट डिसेंड करती है और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाती है, ठीक है, जहां पर हेड ऑफ पेंक्रियाज भी है। वहां ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला बनाती है, जिसको हम एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। फिर ये दोनों ड्यूडेनम के अंदर जहां पर एग्जिट करती हैं उस जगह को हम मेजर ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं, और इस पेपिला पर एक स्फिंक्टर है, एक मस्कुलर वॉल्व है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, कंबाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी। फिर उसमें जो आती है वो सिस्टिक डक्ट है। जब ये सब कंबाइन हो गए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो थोड़ा पोस्टीरियर चली जाती है और उसमें फिर पेंक्रियाज की डक्ट आकर शामिल होती है। अब ये दोनों जब मिलते हैं ना, यानी कि बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट, तो उसको फिर हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, यानी कि लिवर से आने वाली और पेंक्रियाज की डक्ट, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये अब क्योंकि एक थोड़ा सा डिस्टेंडेड पोर्शन हो जाता है, दो अलग अलग डक्ट्स मिल रही होती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंडेड सैक लाइक पोर्शन होता है, इसलिए हम इसको एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है। AMPULL, एम्प्यूला वर्ड का मतलब ये है कि डायलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। दो डक्ट्स मिल रही थी, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको हमने हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला कहा, या फिर इसका नाम है एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है, जिस बंदे ने इसको स्टडी किया उसके बारे में। अब ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है जाकर, जहां ओपन होती है उसका नाम है मेजर ड्यूडेनल पेपिला। वो क्या चीज है? ये समझेंगे, अगर ये ड्यूडेनम का पोर्शन है, इस पे ना एक छोटा सा निपल लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी थोड़ी सी उठी हुई जगह होती है, जैसे कि अगर आपको कहीं पास वाला थोड़ा दाना निकला है और वो पॉप आउट जब होता है ना, तो एक बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उस तरह की जगह को, उस तरह की ऊज आउट करने वाली सरफेस को हम पेपिला कहते हैं। उसमें आकर ये दोनों चीजें स्ट्रक्चर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में देखेंगे ये जो सारा ये जो ब्रांचेस की तरह का स्ट्रक्चर सारा दिखाया हुआ है ना, देखेंगे ट्री को मिमिक कर रहा है ना। ट्री जब हम बनाते थे छोटे होते तो इसी तरह बनाते थे ना, ये देखें आगे फिर ब्रांचेस ब्रांचेस होती हैं सारी, ये तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है सारा। इस वजह से इस सारे जो स्ट्रक्चर जो कि बाइल की प्रोडक्शन से लेकर एंड पर ड्रेनेज तक का काम कर रहा था, हमने इसको बिलियरी ट्री कहा है, क्योंकि ट्री को रिजेंबल कर रहा था। अब देखेंगे जहां पर एंड में आकर ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो गया है ना, वहां पर ये प्रोटेक्टेड है एक स्फिंक्टर की मौजूदगी से, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है।
इसके वास्कुलेचर की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो सिस्टिक आर्टरी से आती है, वो खुद राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, इस ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसकी सिस्टिक वेन्स हैं जो डायरेक्टली पोर्टल वेन में जाकर ड्रेन होती हैं। जो फंडस और बॉडी है, ये जो सिस्टिक वेन्स है ना बच्चों, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर की नेक को ड्रेन करती हैं, जबकि जो फंडस और बॉडी थी उसको ड्रेन कौन करता है, उसको उसका ब्लड फ्लो सारा हेपेटिक साइनोसॉइड्स में जाता है। जो लिवर के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, डायलेटेड वेन्स हैं लोब्यूल्स के अंदर जो थी सारी कलेक्टिंग वेन्स, वहां जाता है ये, वहां से फिर इकट्ठा होकर इंफीरियर वेना कैवा में जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सेंसरी इनर्वेशन है। सीलियक प्लेक्सस इसकी सिंपैथेटिक और सेंसरी फाइबर सप्लाई कर रहा होता है, वेगस नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन देती है, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करवाएगी, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, क्योंकि आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो सेंसेशन है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और अच्छी डाइजेशन के लिए बाइल का शामिल होना जरूरी है फैट्स के ब्रेक डाउन के लिए, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के आने पर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर बाइल सिस्टिक डक्ट से होते हुए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की रिलैक्सेशन के बाद ड्यूडेनम में रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स है यानी कि बाइल का रिलीज होना, ये एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में भी है, उस हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स में ये शामिल है, ठीक। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सिस्टिक लिम्फ नोड्स में जाएगी जो कि गॉल ब्लैडर नेक पर मौजूद है, उसके बाद सिस्टिक नोड्स हेपेटिक नोड्स में जाएंगे और अल्टीमेटली सीलियक लिम्फ नोड्स जहां पर बाकी गट की नर्व्स लिम्फेटिक ड्रेनेज इकट्ठी होती है। पेंक्रियाज की बात करते हैं, ये लास्ट ऑर्गन से जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेंक्रियाज एक एक्सेसरी ऑर्गन है और इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। यानी कि वो वाला सिस्टम जो डक्ट्स में ड्रेनेज करता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला या डक्टलेस पोर्शन है ब्लड में रिलीज करने वाला, वो हमारे जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आता है। ये एक रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है, और इसके 5 पार्ट्स हैं और एक इसमें इंटरनल सिस्टम है डक्ट्स का। पेंक्रियाज को पेंक्रियाटिक आर्टरी सप्लाई करती हैं, वेगस नर्व सप्लाई करती हैं। ये जो ऑर्गन है बच्चों, ये बहुत पोटेंट या एक्टिव स्ट्रक्चर है, अनरेगुलेटेड है, यानी कि इसको कोई और चीज रेगुलेट नहीं कर रही, अपना फंक्शन ये खुद कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा फंक्शन करे किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से तो इसमें ऑटो डाइजेशन हो जाती है, यानी कि इसके अपने एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर ये पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएं, जो कि होता रेयर है, वैसे ही होता है ना कि पेंक्रियाज जो स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और ड्यूडेनम के अंदर जाकर एक्टिव होती है, पहले इनएक्टिवेटेड सब्सटेंस आता है, ड्यूडेनम में आकर पीएच की वजह से एक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी वजह से वही जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएं तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो पेंक्रियाज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जबकि अगर पेंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी हो, इन एंजाइम्स की कमी हो जाए तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नहीं मेंटेन हो रहा होता उसका। और उसके अलावा भी जितनी जगह अगर ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो ये स्पोनिफिकेशन करती हैं, फिर मतलब जैसे ब्लॉक्स बन जाते हैं फैट के, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि सारे जो विस्राज है जहां जहां लगेगा टच होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अगर पेंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी हो तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। उस टाइम इसकी बॉडी से, उसके माउथ से जो है ना फ्रूट जैसी स्मेल आती है, उस कंडीशन को हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। सारा डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, क्लिनिकल्स में देखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो ये ऑब्लिक ऑर्गन है, ठीक है, लॉन्ग शेप्ड है और ऑब्लिकली डायरेक्टेड है, इस तरह करके लीफ की तरह पीछे की तरफ जा रहा होता है। लेवल कौन सा है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का L1, ठीक है। टेल के अलावा जो पोर्शन है वो रिट्रोपेरिटोनियल है, टेल इसकी इंट्रापेरिटोनियल है। कहाँ मिलेगा, अपर एब्डोमेन में, एपिगेस्ट्रियम में, डीप एपिगेस्ट्रियम में होता है, और वहां से हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ जा रहा होता है। अब इसके डायरेक्ट रिलेशन एब्डोमेन में से स्टमक है, स्टमक और पेंक्रियास के दरमियान लेसर सैक होता है, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर जाकर ओपन होता है, जो ड्यूडेनम होती है ना जो सी शेप, हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जाकर ये पेंक्रियास ओपन हो रहा होता है, ठीक है।
ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जो है इसके एंटीरियर सरफेस पर अटैच होती है, मिजेंट्री। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो इसकी डक्ट्स के साथ मिलकर ड्यूडेनम में जाकर ओपन होती है, और स्प्लीन इसके पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे यानी यहाँ मौजूद होती है। ठीक है, एक लीनोरीनल लिगामेंट है जो इसकी पेरिटोनियम से बनता है, वो स्प्लीन और को टेल ऑफ पेंक्रियास से कनेक्ट करता है, लीनोरीनल। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में कुछ रिलेशंस दिखाए हुए यहाँ, जिससे आप देख सकते हैं कि स्प्लीन जो है इसकी पोस्टीरियर भी है और लेटरल भी है। बैक साइड पे इसके किडनी है, यहाँ देखिए कि सारी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, एओर्टा है, इंफीरियर वेना कैवा है, इससे पीछे जो है मेसेंटेरिक वेन्स। मैम लीनोरीनल और सेप्लिनोगैस्ट्रिक ये तो लिगामेंट है, और लीनोरीनल तो रीनल के साथ नहीं कनेक्ट करेगा, पैंक्रियाज के साथ मेरे ख्याल से। पैंक्रियाज तो इसके हाइलम तक आ रहा है, तो वो तो उसके साथ तो कोई इसकी किडनी के साथ उसके अलावा अटैचमेंट नहीं है किडनी से भी नामजदगी की। कनेक्ट कर रहा होता है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन अभी हम यहाँ किडनी नहीं पढ़ रहे, इस चीज को हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया। ठीक है, वही लिगामेंट जो है ना सारे स्ट्रक्चर्स को बाइंड कर रहा होता है, क्योंकि ये लेफ्ट किडनी भी स्प्लीन के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। इस वाले पिक्चर में देखें ना, ये देखें स्प्लीन भी है, टेल भी है, और यहीं पर किडनी मौजूद है, तो सारा लिगामेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, रीनल लिगामेंट। तो क्योंकि हम अभी फिलहाल पेंक्रियाज और स्प्लीन को देख रहे थे, तो इसलिए उसको डिस्कस किया, किडनी को भी बाइंड कर रहा होता है। उसके अलावा कुछ वेसल्स भी इसके रिलेशंस में आती हैं, इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, जिस टाइम अगर इसकी ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है उस टाइम इनके डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है, इस वजह से जैसे एओर्टा इंफीरियर वेना कैवा इसके पोस्टीरियरली गुजरती है, फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसके बैक साइड से गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा स्प्लीनिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स हैं, और सीलिक प्लेक्सस है, स्प्लीनिक आर्टरी है। सारी वेसल्स के नाम आपको आने चाहिए। 5 पार्ट्स हैं इसके, हेड है, अनसिनेट प्रोसेस है, नेक, बॉडी और टेल। कुछ जगहों पर लिखा होता है कि पेंक्रियास के 4 पार्ट्स हैं, उन केसेस में वो फिर हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं कि एक हेड प्रॉपर है और एक अनसिनेट प्रोसेस है। ठीक है, हेड जो है वाइडेस्ट पोर्शन है पेंक्रियास का, और जो कर्व बनता है ना ड्यूटेनम का सी शेप, उसके अंदर लाई करता है। अनसिनेट प्रोसेस एक छोटी सी प्रोजेक्शन है जो हेड के लोअर पोर्शन से मीडियली डिस्टेंड कर रही होती है, और ये कहाँ मिलेगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के पीछे लाई करती है। नेक कौन सा पोर्शन है हेड और बॉडी के दरमियान, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के ऊपर लाई करता है। ठीक है, बॉडी सेंट्रली लोकेटेड है और मिड लाइन को क्रॉस करके अपर लेफ्ट पोर्शन की तरफ जा रही होती है। टेल इसका एंड है, और जो हाइलम ऑफ स्प्लीन के पास मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट होता है, स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं, और ये वाहिद पोर्शन है जो कि इंट्रापेरिटोनियल होता है। अभी देख हमने जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उनमें से 2 रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ड्यूडेनम के रिलेशंस हैं और दूसरे फिर पेंक्रियाज के रिलेशंस हैं। ठीक है, ये आपको जरूर आने चाहिए। इस पिक्चर में देखें सारे पार्ट्स हैं, टेल है, बॉडी है, नेक है। ये देखें इन्होंने यहाँ पर हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेड प्रॉपर या अनसिनेट प्रोसेस, लेकिन आप इस सारे को भी हेड कंसीडर कर सकते हैं, इन 2 को अलग भी कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट लिखा हुआ है। डक्ट सिस्टम जो है, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ना पेंक्रियास का, वो लोब्यूलेटेड यानी छोटी छोटी लोब्स बने हुए सीरस ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रिकर्सर्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रिकर्सर यानी जिन्होंने बाद में एक्टिव हो जाना है जब वो ड्यूडेनम में जाएंगे। ठीक है, इसमें तकरीबन 1 मिलियन एसिनाए हैं। ठीक है, जो कि एंडोक्राइन पोर्शन होता है इसका। फिर सॉरी एक्सोक्राइन इंटरकलेटेड डक्ट्स जो हैं ये सारी कंबाइन कर करना फिर एक मेन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, जिसको हम मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। वो पूरी लेंथ में रन करती है, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट से मिलकर हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला बनाती है। इसके आसान सी पिक्चर हम अगर बनाए ना पेंक्रियास की, तो जैसे लीफ के लेमिना नहीं होते, सेंटर में एक बड़ा लेमिना होता है और फिर साइडों से छोटे छोटे ऐसे आकर कनेक्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह छोटी छोटी डक्ट्स जो हैं सेपरेटली हर लोब्यूल से आकर इसके मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में ड्रेन हो रही होती हैं। ठीक है, और स्क्रीशंस कहाँ जाती हैं, ड्यूडेनम में, जैसे मैं पढ़ा था। इस पिक्चर में देखें छोटे छोटे जो है ये सारे क्या है, ये सारी छोटी छोटी डक्ट्स थी, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में जाएगी, और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट खुद जाकर कहाँ ओपन होती है, यहाँ पर ड्यूडेनम में। ऊपर देखें जो एक और स्ट्रक्चर बताया हुआ है ना, ये इसको हम एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट कहा है। अक्सर ये होता है कि एक सेपरेट डक्ट भी होती है, ये जहां जाकर फिर ड्यूडेनम में खुलेगी ना,
उस जगह को फिर हम माइनर ड्यूडेनल एम्प्यूला कहते हैं। मेजर वाला वो था ना जहां पर हिपेटोपेंक्रियाटिक ओपन हो रहा था, जहां पर ये अगर एसेसरी डक्ट मौजूद हो तो वो जहां जाकर ओपन होती है उसको फिर हम माइनर ड्यूडेनल एम्प्यूला कहते हैं। वेस्कुलेचर क्या है कि पेंक्रियाटिक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं इसको स्प्लीनिक आर्टरी की, ठीक है। उसके अलावा सुपीरियर इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरीज जो कि स्टमक की वाली गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज कहाँ है इसकी? मेसेंटेरिक ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन में। सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए जस्ट के स्प्लीनिक आर्टरी से देखें इसकी ब्लड सप्लाई जा रही है। उसके अलावा देखिए पेंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है जो कि खुद गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांचेस हैं। लिम्फेटिक्स आर्टीरियल सप्लाई को फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली सीलिक नोड्स में जाएंगे, ठीक है।